में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है या भौतिक परिवर्तन नहीं है? सबसे पहले हमें यह पता है कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों? अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन जो है ये भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी परिवर्तन है। और अस्थायी परिवर्तन उन्हें कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन उन्हें कहते हैं दोस्तों जिनमें क्रिया कारक से क्रियाफल और क्रियाफल से पुनः क्रिया कारक का निर्माण हो जाए, वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी ऐसे परिवर्तन जो अपनी पूर्वावस्था में लौट आते हैं। पूर्वावस्था में क्या होते हैं? लौट आते हैं। पूर्वावस्था में लौट आते हैं। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहां पर जो जवाब आ रहे हैं आप लोगों के सी विकल्प के रूप में आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो जवाब चुना है, ठोस का द्रव्यों में पिघलना, यह तो भौतिक परिवर्तन है भाई। ठोस जैसे बर्फ है और बर्फ को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगी, पानी में बदल जाएगी। या जैसे सोना है, ठोस है और उसको हम गर्म करते हैं तो वो द्रव सोने में बदल जाएगा, लेकिन बाद में पूर्वावस्था में वापस लौट आएगा। तो ये तो है, ये पूछा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये तो भौतिक परिवर्तन है, इसलिए हमारा जवाब नहीं है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, गैसों का द्रव में द्रवीकरण का क्या होगा? गैसों का द्रव में द्रवीकरण मतलब गैसों को जब अधिक प्रेशर पर हम डालते हैं तो उसके कण, गैसों के कण आसपास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, जिससे गैसें द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। जैसे घरेलू सिलेंडर के अंदर भरी गई एलपीजी जो गैस है वो इसका उदाहरण है। जैसे ही प्रेशर हटाएंगे गैस वापस दूर दूर चली जाएंगी, यानी पुनः वो द्रव अवस्था से किस में? वो गैस अवस्था में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा जवाब नहीं है। पदार्थों का किण्वन, किण्वन क्या होता है दोस्तों? किण्वन होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन के बाद पदार्थों के सड़ने और गलने से निर्माण होता है अल्कोहल का। किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। और अगर अल्कोहल का निर्माण हो गया तो वापस अपन उस पदार्थ को पूर्वावस्था में नहीं ले जा सकते, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। फ्रेगमेंटेशन इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज, यानी कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन का है, इसलिए भौतिक परिवर्तन का नहीं है। तो नहीं है कौन सा? ये वाला भौतिक का नहीं है, इसलिए ये रासायनिक का है, इसलिए यही हमारा जवाब हो गया। द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण वो वापस मैंने बता ही दिया इसका, तो ये भी नहीं है। तो जवाब क्या हो गया? पदार्थों का जो किण्वन है दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। सही जवाब हो गया सी। सी विकल्प चुनने वाले सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर पड़ाव डालते हैं। ये रहा अगला प्रश्न कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताना आपको कौन सा एक इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तनों की बात करते हैं तो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन होते हैं। स्थायी परिवर्तन होते हैं, इसका मतलब इनमें क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है। क्रियाकारक से क्या बनेगा? क्रियाफल बनेगा, लेकिन क्रियाफल से वापस क्रियाकारक का निर्माण नहीं होगा। क्रियाकारक से क्रियाफल बनेगा, लेकिन क्रियाफल से वापस क्रियाकारक का निर्माण नहीं होगा। और रासायनिक परिवर्तन होंगे, यानी कि ये परिवर्तन अपनी पूर्वावस्था में लौटकर नहीं आएंगे। पूर्वावस्था लौटकर नहीं आते। पूर्वावस्था में लौटकर नहीं आते। ठीक है, ओके। तो देखो कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो पूर्वावस्था में लौटकर नहीं आ रहा है? ईंधन का दहन। अरे ईंधन का दहन हो गया तो उससे हमें ऊष्मा मिल गई और साथ में उससे राख या कोयला बन गया। तो क्या कोयला, राख, ऊष्मा को हम वापस पूर्वावस्था में ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते। इसलिए ये तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन इसने पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वह भौतिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो भौतिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा।
तो या तो ये ढूंढ लो इन चारों विकल्पों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, और या इनमें से ढूंढ लो चारों में से कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है, तो ये तो हमारा जवाब नहीं है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, क्या बात है, अम्लीकृत जो जल है दोस्तों, अम्ल मिलाया हुआ जो जल है उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन अलग और Cl अलग चले जाएंगे, एक एनोड की तरफ और एक कैथोड की ओर चला जाएगा। जब वापस विद्युत को हटाएंगे तो ये वापस पूर्वावस्था में आ जाएंगे। तो ये तो परिवर्तन भौतिक का हो गया, और यही तो हम कह रहे हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो भौतिक परिवर्तन है, और यहां भौतिक परिवर्तन है ये कि अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, तो यही रासायनिक परिवर्तन नहीं है क्योंकि ये तो भौतिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, ये कह रहा है नहीं होना चाहिए। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये तीनों रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, और बाकी के ये ACOD रासायनिक परिवर्तन है लेकिन B रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो भौतिक परिवर्तन है। तो जवाब हो गया B। राजकुमार, रीना, महावीर, लतेश, प्रजापत, गोलू, पूनम, अतेंद्र, स्नेहा, महावीर प्रसाद, सभी ने बी जवाब दिया है। और जितने भी विद्यार्थियों ने यहां पर बी जवाब दिया है, मैं बताना चाहूंगा साथियों आपका जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिएगा इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? विकल्प आपको 4 दिए गए हैं। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, यह बात आपसे पूछी गई है। इस प्रश्न को हल करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग सेशन को एक बार शेयर करें यार, ठीक है, शेयर करो इसको। नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट जब बहुत सारे होते हैं तो मजा अलग आता है पढ़ाने का, अंदर से आवाज आती है, अभी भी अंदर से आ रही है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इस बार रासायनिक परिवर्तन है पूछा है, तो हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा जो अस्थायी परिवर्तन है। कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है, देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा अस्थायी परिवर्तन है, इनमें से कौन सा स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक की बात आ रही है ना, तो इनमें से कौन सा स्थायी परिवर्तन है ये देखना होगा, ठीक है। और अस्थायी के लिए मैं बोलना चाह रहा था कि कौन सा अस्थायी परिवर्तन नहीं है। तो स्थायी परिवर्तन कौन सा है? कौन से परिवर्तन में क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक बन रहा है, ये देखना होगा, ठीक है। ये देखना होगा कि किसमें क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक नहीं बन रहा है, ये देखना होगा। या इसी को हम कह सकते हैं कि कौन से परिवर्तन में क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है लेकिन क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक नहीं बन रहा है, मतलब वही बात है, भौतिक परिवर्तन का उल्टा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना। अगर मक्खन खट्टा हो गया यानी मक्खन का फ्रेगमेंटेशन हो गया, एक तरह से ये मान लीजिएगा, खट्टा हो गया, तो क्या उसको वापस पूर्वावस्था में ला सकते हो क्या? मक्खन खट्टा करने वाले कोई ना कोई बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। योगेश राजा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मक्खन खट्टा हो गया, खराब हो गया, किण्वित हो गया, तो क्या वो वापस पूर्वावस्था में उसको सही कर सकते हो? नहीं कर सकते, किण्वित हो गया, और जो किण्वन है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पहला ही विकल्प रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। CO2 से सूखी बर्फ बनाना, सूखी बर्फ से वापस CO2 बन जाएगा, तो ये तो रासायनिक नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का गर्म होना, गर्म होगा तो वापस ठंडा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीकरण होना, लोहे से चुंबक बनना, थोड़ी देर बाद चुंबक से लोहा जो है वो चुंबक के गुण खो देगा, यानी पूर्वावस्था में लौट आएगा, वापस पूर्वावस्था में लौट आएगा, तो अस्थायी परिवर्तन हुआ। और जितने भी अस्थायी परिवर्तन वो सारे के सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इसलिए ये तीनों तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, लेकिन ऊपर वाला मक्खन का खट्टा होना वापस पूर्वावस्था में वो सही नहीं हो सकता, इसलिए वो स्थायी हो गया। और जो स्थायी हो गया दोस्तों वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। जो स्थायी हो गया वो क्या हो गया? वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लीजिएगा प्रश्न संख्या 4 आप लोगों के सामने कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? देखिए, लोहे में जंग लगती कब है? जब Fe जो है, फेरस धातु जो है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करे
और जल की उपस्थिति में, ठीक है। तो ऑक्सीजन और जल उपस्थित होते हैं और फेरस क्रिया करती है, तो यहाँ पे ApO2 यानी फेरस के ऑक्साइड बनते हैं। ये जो बन रहा है इसे कहते हैं धातु ऑक्साइड। फेरस धातु है तो ये धातु ऑक्साइड हो गया, एक बात तो ये कह सकते हैं आप, धातु ऑक्साइड हो गया। अब ये चूंकि धातु फेरस धातु है तो फेरस ऑक्साइड आप कह सकते हो, फेरस ऑक्साइड। और ये जो धातु ऑक्साइड होता है या जो ये फेरस ऑक्साइड है, यही जंग है। क्या है? यही जंग है। और जंग लग गई तो लोहे का क्षरण हो गया। लोहे को पुनः सही नहीं कर सकते भैया। जंग लगने के बाद जो लोहा खराब हो गया वो हो गया, उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्वावस्था में नहीं ला सकते, तो स्थायी परिवर्तन हो गया। और स्थायी परिवर्तन हो गया तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। यहां से कई बार प्रश्न पूछता है कि एक लोहे की छड़ है, क्या है ये? यह है लोहे की छड़, और इस लोहे की जो छड़ है, इस छड़ पर लग गई जंग। क्या लग गई? जंग लग गई। लोहे की छड़ पर जंग। अब दो बात पूछता है, लोहे की छड़ का वजन। एक प्रश्न तो पूछता है कि जंग लगने पर लोहे की छड़ का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक प्रश्न पूछता है कि जंग लगने पर लोहे की छड़ में लोहे की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोहे की मात्रा। तो मित्रों लोहा तो खराब होगा ना, लोहा का क्षरण होगा तो लोहे की मात्रा तो कम होगी। लोहे का क्षरण होगा तो लोहे की मात्रा तो कम होगी, हम कहेंगे लोहे की मात्रा कम। लेकिन जब जंग लगेगी छड़ पर तो उसका वजन बढ़ जाएगा, वेट क्या होगा? बढ़ेगा। तो छड़ का वजन क्या होगा? बढ़ेगा। छड़ का वजन क्या होगा दोस्तों? छड़ का वजन बढ़ेगा, जबकि लोहे की मात्रा क्या होगी? कम होगी, घटेगी। क्लियर? तो यहां पर देखो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण हो गया? स्थायी परिवर्तन का हो गया। स्थायी परिवर्तन कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन तो नहीं होते, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यहां पर लोहे में जंग लग रही है तो उष्मा क्षेपी यानी उष्मा नहीं निकल रही। उष्मा तो तब निकलती जब हम किसी चूने पत्थर को पानी में डालते तो तेज बुदबुदाहट के साथ पानी गर्म हो जाता है, वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। यहां पर उष्मा ग्राही भी नहीं हो रही, क्योंकि जैसे मान लीजिएगा उष्मा ग्राही की बात करें तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको पौधे ग्रहण कर रहे हैं दोस्तों, तो वो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है, उष्मा ग्राही या एंडोथर्मल हो सकती है। यहां पर जंग लगना स्थायी परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऐसे ही दोस्तों सेव पर जंग लगना, सेव पर भी जंग लग जाती है, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बैंगन का काट कर रखने पर कड़वा हो जाना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पालक को काट के रख देने के कारण कुछ देर बाद में कड़वा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ये भी सारे किसके उदाहरण हैं? ये भी सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि ये स्थायी परिवर्तन है, स्थायी चेंजेज हो रहे हैं जिनमें पूर्व अवस्था में इनको नहीं लाया जा सकता। लोहे पे जंग लग गई, जिस लोहे पे जंग लग गई उसका क्षरण हो गया, लोहा तो खराब हो गया ना, वो तो हम प्राप्त कर नहीं सकते। अगला प्रश्न ये रहा, तो जवाब क्या हो गया अपना? इसमें डी हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, यह आपको बताना है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं देखना चाहूंगा कि इस प्रश्न का जवाब जो है वो आप में से कौन विद्यार्थी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, छोटी काशी बूंदी से बिल्कुल लेजर्स, राम राम भाई। पॉलिटिकल की MCQ क्लास लगाओ ना प्लीज। बिल्कुल योगेश, आवश्यक रूप से जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? उद्रोपातन है, या क्रिस्टलीकरण है, निष्क्रियकरण है, या आसवन है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है इसमें। काफी सारे लोगों के जवाब यहां पर डी आ रहे हैं, और इस प्रश्न को मैं समझा देता हूं दोस्तों, क्योंकि डी भी इसका जवाब नहीं है, ए विकल्प आ रहा है, ए भी इसका जवाब नहीं है। देखिए उद्रोपातन तो क्या होता है? उद्रोपातन तो होता है दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को, दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को, ठोस पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने की विधि, मिश्रण को पृथक करने की विधि।
तो दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने की विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और दो ठोस पदार्थों को मिला दिया और उनको वापस से हम अलग कर रहे हैं, तो ये तो पूर्व अवस्था में जा रहा है, स्थायी परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। और जो परिवर्तन स्थायी नहीं है वो तो भौतिक परिवर्तन है। और ये कह रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण चाहिए, तो यहां स्थायी परिवर्तन कैसे हुआ? यहां दो ठोस पदार्थों को मिला रहे हैं और उनको वापस अलग कर पा रहे हैं, तो ये तो अस्थायी परिवर्तन हो गया। ये रासायनिक परिवर्तन के लिए पूछ रहा है, यानी स्थायी परिवर्तन की बात कर रहा है, जबकि ये तो अस्थायी परिवर्तन हो गया। क्रिस्टलीकरण की बात करें तो किसी पदार्थ के हम क्रिस्टल बना दें, क्रिस्टल निर्माण, किसी पदार्थ के क्रिस्टल बना दें, क्रिस्टल निर्माण कर दें, उसका आकार, आकृति, ज्यामिति, संरचना निश्चित कर दें, तो क्या हम उसको वापस बदल नहीं सकते क्या? किसी पदार्थ का आकार, आकृति, ज्यामिति, संरचना हमने निश्चित की है, यानी उसका क्रिस्टलीकरण कर दिया। आकार, आकृति, ज्यामिति, संरचना निश्चित होने का मतलब है हमने क्रिस्टलीकरण कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, तो क्या हम उसको वापस परिवर्तित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यह भी अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन तो रासायनिक परिवर्तन होते नहीं है। आसवन जो है दोस्तों, यह है दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को, दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि, दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि। अब द्रव पदार्थों को आपस में हमने मिला दिया और उसके बाद हम वापस उसको अलग कर पा रहे हैं, तो ये स्थायी परिवर्तन थोड़ी हुआ, ये तो अस्थायी परिवर्तन हुआ। और अस्थायी परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जबकि इसने हमसे पूछा है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो गया? निष्क्रियकरण। अब निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कैसे हो गया? देखिए दोस्तों, जो निष्क्रियकरण है, इस निष्क्रियकरण को हम क्या कह सकते हैं? उदासीनी। अरे उदासीन होना या निष्क्रिय होना, तो उदासीनीकरण। क्या कह सकते हैं इसको? उदासीनीकरण कह सकते हैं। निष्क्रियकरण को ही हम उदासीनीकरण कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिएगा HCl जो कि एक अम्ल है और यह क्रिया करता है किससे? NaOH से, जो कि एक क्षार है, जब ये क्रिया करेंगे तो NaCl के साथ क्रिया करेगा, तो ये बन गया NaCl, और OH H के साथ क्रिया करके ये बनाएगा H2O। ये बन गया NaCl, बोले तो लवण बन गया। और लवण कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं या निष्क्रिय होते हैं। तो जो उदासीन पदार्थ बन रहा है, वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। और जब NaCl बन गया तो इस NaCl से वापस हम HCl और वापस हम NaOH नहीं बना सकते, यानी कि क्रिया कारकों से क्रियाफल बन गया जो स्थायी रूप से बन गया। यह स्थायी परिवर्तन हो गया, हाँ अमित, बिल्कुल शतक लग गया था, देखा था मैंने। तो स्थायी परिवर्तन हो गया, इसलिए निष्क्रियकरण जो होता है ये स्थायी परिवर्तन होता है। और स्थायी परिवर्तन कौन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? यहां पर हमारा सही जवाब होगा दोस्तों सी। क्या होगा? सी अपना सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ भाई इंदु पारिक, नमस्कार। सी जवाब किसने दिया था भाई? अच्छा, बाद में दिया आपने, दिमाग लगाया आपने, है ना, बेहतरीन दिमाग लगाया आपने बाद में जवाब देने का, कि जब ये तीनों विकल्प सही नहीं है तो जो बच गया वो तो उत्तर होगा ही होगा। चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं आपका दम। लीजिए अगला प्रश्न। खालिस्तान एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह आपको बताना है। एक अंडा पकाना, अंडे को पका दिया तो क्या? देखो, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। तो देख लो कौन अस्थायी परिवर्तन है, वो भौतिक होगा, और जो भौतिक है वो रासायनिक नहीं होगा। अंडे का पकना, अंडे को उबाल दिया तो क्या अंडे को पूर्व अवस्था में वापस ले जा सकते हो? क्या नहीं ले जा सकते। तो जब पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकते हैं तो ये तो हमारा जवाब नहीं है, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ये कह रहा है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तो है, हमें जवाब देना है नहीं वाला। एक आइस क्यूब पिघलना, आइस क्यूब पिघलेगी तो पिघली हुई आइस क्यूब को वापस आइस में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हो गया? अस्थायी परिवर्तन हो गया। जो भौतिक और अस्थायी परिवर्तन है वो क्या नहीं है? वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यही तो पूछ रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अरे तो भैया ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये तो भौतिक परिवर्तन है। ये तो कैसा परिवर्तन है?
भौतिक परिवर्तन है। कछु समझ में आए कि ना? ठीक है, कि एक आइस क्यूब पिघलना, एक आइस का क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा है, वो पिघल जाता है, पानी बनेगा, क्या उसको वापस हम बर्फ में नहीं बदल सकते? ठंडा करके बदल सकते हैं। तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यही ये पूछ रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यही रासायनिक परिवर्तन नहीं है। केक को बेक करना, केक को बेक कर दें अपन, वापस से खराब कर दें, या ठीक है वो किण्वित हो जाए, तो वापस प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, केला सड़ना, सड़ गया केला तो फ्रेगमेंटेशन हो गया भैया, फ्रेगमेंटेशन हो गया यानी किण्वन हो गया, तो वापस उसको पूर्वावस्था में नहीं ला सकते, इसलिए क्या हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और यही इसने पूछा कि कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो हमें विकल्प के रूप में बताना था, जो हमने बता दिया, बी। लीजिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न आपके, हाँ भाई सुरेंद्र बाकोलिया जी नमस्कार, स्टार प्रियार नमस्कार भाई। चलिए अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का क्या नाम है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है? ओम प्रकाश सिवारकर सर, आप क्लास बहुत दिन से ले रहे हो ना, प्लीज सर। अरे भाई ओम प्रकाश, कहाँ सो रहे थे बेटा? फ्राइडे को क्लास ली थी, और फ्राइडे को मैंने आपको अनाउंस किया था पूरा सिलेबस दिखा के कि सैटरडे, और सैटरडे गर्म वार है, इसलिए गर्म दिन है, इसलिए शुरुआत नहीं करेंगे नया। फिर आगे आ जाता है संडे, और फिर मंडे से शुरुआत करेंगे। आज मंडे है और आज आपकी क्लास जो है वो प्रारंभ हो चुकी है, वही 6 बजे से। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में, जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका जवाब, यही मैं देखना चाहता हूं। जल्दी बताइए। देखिए, एक यहां पर है सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन जो होता है दोस्तों, सब्लिमेशन जो होता है उसे कहते हैं उद्रुपातन। क्या कहते हैं? उद्रुपातन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उद्रुपातन। अब उद्रुपातन में क्या होता है? उद्रुपातन में तरल पदार्थ किस में बदलेगा? तरल बदलेगा गैस में, यह ध्यान रखना। उद्रुपातन में तरल बदलेगा गैस में। कंडेंसेशन में द्रव बदलेगा, सॉरी वाष्प बदलेगी द्रव में, यानी वाष्प यानी गैस कह सकते हैं, तो गैस बदलेगी द्रव में। संघनन में, कंडेंसेशन बोले तो संघनन, ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया आसवन, ये तो हो गया आसवन। कंडेंसेशन हो गया संघनन, संघनन। एक हो गया इवोपेरेशन यानी वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है? द्रव बदलता है गैस में, यानी द्रव वाष्प में, द्रव गैस में बदलता है। प्रश्न क्या पूछा? जिसमें गैस सीधे ही ठोस में बदलती है। तो डिपोजिशन जो है दोस्तों, क्या है? डिपोजिशन जो है, इसमें क्या होता है? डिपोजिशन के अंदर यह होता है कि कोई गैस अवस्था से, कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधा ठोस में चला जाता है। इसमें क्या होता है? गैस अवस्था से सीधा किसमें? ठोस अवस्था में चला जाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भैया डिपोजिशन। क्या पूछा इसने? सब्लिमेशन यानी आसवन के अंदर क्या होगा? तरल से गैस बनेगी। डिपोजिशन में गैस से ठोस में बदलेगा। कंडेंसेशन में गैस द्रव में बदलेगी। इवोपरेशन में द्रव गैस में बदलेगा। प्रक्रिया का नाम जिसमें गैस सीधे किस में बदल दी है? जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल दी है। तो गैस ठोस में कहां बदल दी है? यहां बदल दी है। बोले तो डिपोजिशन इज द राइट आंसर। बी आप लोगों का सही जवाब यहां पर होना चाहिए। और जिन्होंने भी बी विकल्प चुना है मेरे बताने से पहले, वो बिल्कुल सही है। हाँ भाई रवि, गुड इवनिंग। हाँ भाई गोलू मोलू, बी जवाब आपने अब दिया है। चलिए, तो समझ में आ गया। सब्लिमेशन यानी आसवन, आसवन में तरल पदार्थ गैस में बदलता है, वाष्प में बदलता है। कंडेंसेशन में होता है संघनन, संघनन में द्रव यानी गैस जो होती है, वाष्प जो होती है, वो द्रव में बदलती है, यानी वाष्प से वापस जल की बूंदों का निर्माण होना, वो संघनन है, कंडेंसेशन है। इवोपरेशन में वाष्पीकरण है, यानी द्रव पदार्थ गैस में बदलेगा। लेकिन डिपोजिशन में गैस पदार्थ ठोस में बदलता है। गैस किस में बदलता है? ठोस में। इसलिए जवाब क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया। लीजिए अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है
कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। प्रश्न बहुत अच्छा है, आराम से प्रश्न को पढ़िए। निम्न में से कौन सा अवलोकन हमें यह बताता है, यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, यह अपने को बताना है। अवस्था में परिवर्तन। देखिए, अवस्था में परिवर्तन होता है तो कोई पदार्थ ठोस है, ठोस से द्रव में बदल रहा है, या द्रव से गैस में बदल रहा है, या गैस से वापस वो द्रव में आ रहा है, या द्रव से ठोस में आ रहा है। तो चाहे भौतिक परिवर्तन हो, चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, अवस्था परिवर्तन तो होगा ही होगा। यानी अवस्था का अवलोकन हमें यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। गैस का उत्सर्जन। बिल्कुल दोस्तों, जब कोई पदार्थ किसी अन्य अवस्था में बदलेगा तो गैसों का उत्सर्जन होगा, और गैसों का उत्सर्जन होना रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, क्योंकि गैस जो उत्सर्जित हो गई वो वापस तो आ नहीं सकती, इसलिए रासायनिक परिवर्तन होगा। स्थायी रूप से हो गया ना गैस का उत्सर्जन। रंग बदलना, अगर रंग बदल गया तो वापस पूर्वावस्था में नहीं आएगा, तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लकड़ी को जला दिया, कोयला बन गया, राख बन गई, उसका काला रंग है, तो वापस पूर्व लकड़ी अवस्था रंग में नहीं आएगा। ये सारे के सारे विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, जो हमें इस बात का अवलोकन कराने में मदद करते हैं कि होने वाली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है या नहीं है। बिल्कुल। डी जवाब देने वाले सभी बेस्ट हैं। अगला प्रश्न ये लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन है, ये अपन से पूछा गया है। पानी का बर्फ में परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन कैसे होंगे? अस्थायी होंगे। अस्थायी होंगे जिनमें क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से क्रियाकारक बन जाए। तो देखो, पानी का बर्फ में, तो पानी से बर्फ बन रही है, तो सबको पता है बर्फ से वापस पानी बन सकता है। इसका मतलब ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मानव में श्वसन। देखिए दोस्तों, श्वसन हो गया। श्वसन का मतलब होता है दहन होना। दहन में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण में ऊर्जा निकल जाती है। जब पदार्थों का क्या हो जाता है? दहन हो जाता है, तो उनसे ऊर्जा निकलती है, और जब दहन ही हो गया तो वो वापस अपनी पूर्वावस्था में लौटकर नहीं जा सकते। वापस अपनी पूर्वावस्था में लौटकर नहीं जा सकते, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक नहीं है। मानव में पाचन। जिन पदार्थों का पाचन हो गया वो पूर्वावस्था में लौटकर नहीं आ सकते, ये भी रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि स्थायी परिवर्तन हो गया तो रासायनिक होगा ना। जबकि ये कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है? दूध से दही बन गया, तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते किसी भी प्रक्रिया के द्वारा। तो ये तीनों के तीनों तो एग्जाम्पल है किसके? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये तीनों तो रासायनिक परिवर्तन। जबकि प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में पूछा गया कौन एक भौतिक परिवर्तन है। तो पानी से बर्फ बनना, तो बर्फ से वापस पानी बनाया जा सकता है। अस्थायी परिवर्तन पहला है, इसलिए जवाब ये हो गया। निकिता सही जवाब है, बाबू सही जवाब है, अतेंद्र, दिनेश, बाबूचारण, स्नेहा और अमित पाल, गोलू मीना आपका भी सही जवाब है। जिन भी विद्यार्थियों ने ए जवाब दिया है, रवि का सही जवाब यहाँ पर, मेरूलाल ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। हंसराज, हाइड्रोजन बंद के कारण, हाँ वो अलग बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का अगला प्रश्न। यस, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन हो गया? अगला ये रहा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखो, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब किसका उदाहरण होगा? कि जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो वो क्या होगा? तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन होगा। जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। यानी वो क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा। क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा। जिसमें क्या होगा? जिसमें क्रियाकारक से, जिसमें रिएक्टेंट से, क्रियाकारक से
क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्रियाफल बनेगा और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट। देखो शरीर में भोजन का पाचन, पाचन हो गया मतलब दहन हो गया, पाचन हो गया मतलब भोज्य पदार्थों का दहन हो गया, उससे हमें ऊर्जा मिल गई, वापस उनको पूर्वावस्था में नहीं ला सकते, और जो पूर्वावस्था में नहीं ला सकते जिनको हम, वो स्थायी परिवर्तन हो गए यानी रासायनिक परिवर्तन हो गए। ये पूछा है नहीं है, जबकि ये तो रासायनिक परिवर्तन है, तो ये तो हमारा जवाब नहीं है। ये कह रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है बताना है, तो ये तो है, ये है तो ये हमारा जवाब नहीं हुआ। ठीक है, दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बना सकते, ये भी स्थायी परिवर्तन है। जो स्थायी परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तो है, तो ये भी जवाब नहीं है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, बिल्कुल, जल को गर्म करेंगे तो ये जल वाष्प में बदलेगा, और वाष्प को ठंडा करेंगे तो संघनन की क्रिया से वापस ये जल में बदल जाएगी। ये अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? ये अस्थायी परिवर्तन है साथियों। इसके अंदर क्रियाकारक से क्रियाफल यानी जल से वाष्प, और क्रियाफल से वापस क्रियाकारक यानी वाष्प से वापस जल बन रहा है। अभिक्रिया पूर्वावस्था में लौट के आ रही है, इसलिए कैसा हो गया ये? अस्थायी परिवर्तन। और यही तो हम ढूंढ रहे हैं कि कौन अस्थायी परिवर्तन है। जो अस्थायी परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है, और जो भौतिक परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यही पूछा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जल का जल वाष्प में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल का जल वाष्प में बदलना रासायनिक परिवर्तन दोस्तों नहीं है। लोहे में जंग लगना, तो ये तो अभी बता ही चुका हूं, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि लोहे का क्षरण हो जाता है। लोहे का क्या हो जाता है? क्षरण हो जाता है, वापस उसको पूर्वावस्था में नहीं ला सकते। जो लोहा खराब हो गया वो तो हो ही गया, नष्ट हो गया, नुकसान हो गया उसका, तो उसको हम पूर्वावस्था में कैसे लाएंगे भैया? ठीक है, तो ये कैसा हो गया? स्थायी परिवर्तन हो गया। तो लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो भौतिक परिवर्तन है, और जो भौतिक परिवर्तन है वो कौन है? जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये तो भौतिक है। बात समझ में आई कि नहीं? जवाब सी जिन्होंने भी चुना वो बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, ये अपने से पूछा गया है। तो रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी परिवर्तन है, तो देख लो दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है भैया, क्योंकि किसी भी स्थिति में दही से वापस दूध नहीं बना सकते। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन नहीं, इसको वापस पूर्वावस्था में ला सकते हैं। रेत का पानी में घुलना, पानी को छानकर वापस रेत को बाहर निकाल सकते हैं। चीनी का पानी में घुलना, चीनी घुले हुए पानी को गर्म करके पानी को वाष्प में निकाल देंगे और शेष चीनी वापस प्राप्त हो जाएगी। तो ये तीनों तो क्या हो गए? ये तीनों तो भौतिक परिवर्तन हो गए भैया। किसके उदाहरण हो गए? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, भौतिक परिवर्तन। जबकि इसने क्या पूछा? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। देखिए ये है दूध, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे दूध से दही बना, तो अगर अपन यहाँ दूध के भौतिक गुण देखें तो दूध का कोई एक भौतिक गुण है द्रव। यहाँ पर दही के अगर अपन भौतिक गुण देखें तो दही का कोई एक भौतिक गुण है दोस्तों, कौन? कि ये कैसा है अवस्था में? प्लाज्मा। हमने अवस्था ले ली, दूध की अवस्था द्रव है, दही की अवस्था प्लाज्मा है, ठीक है। और यहाँ पर दूध का अगर अपन रासायनिक गुण देखें तो दोस्तों दूध के रासायनिक गुण यानी दूध में पाई जाती है संगठन प्रोटीन का। दही में अगर रासायनिक गुण देखें तो रासायनिक गुण यानी कि संगठन होता है दही में किसका? अम्ल का, लैक्टिक अम्ल होता है। तो यहाँ दूध से दही बनते समय देखो द्रव से प्लाज्मा बना है, यानी भौतिक गुण बदल गए हैं। और यहाँ दूध से दही बनने पर देखो प्रोटीन से अम्ल बन गया, यानी संगठन भी बदल गया, रासायनिक गुण भी यहाँ पर क्या हो गए? बदल गए। तो पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। और यहाँ दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है साथियों। यस, देखिए प्रश्नों की संख्या जो है वो टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, चिंता ना करें। प्रश्नों की संख्या जो बेहतरीन प्रश्न बनते हैं, जिन प्रश्नों में चाहे वो 10 हो संख्या, 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, जिनमें आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो 30 प्रश्नों से क्लियर हो पा रहा है तो मैं 30 लाऊंगा। कोई टॉपिक ऐसा है जो 10 प्रश्नों में ही क्लियर हो रहा है तो मैं 10 लाऊंगा, ठीक है। वो आप चिंता ना करें, टॉपिक क्लियर होगा अपना।
अगला रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अब यार भौतिक परिवर्तन की बार बार बात आ रही है तो अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं। भौतिक गुण पदार्थ का आकार, आकृति, रंग, अवस्था, स्वाद आदि होते हैं। यदि केवल इन्हीं गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। तो केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में या बाह्य गुणों में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। अगर बाह्य गुण या भौतिक गुणों के साथ साथ आंतरिक गुण या संगठन में भी परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यहां केवल भौतिक परिवर्तन पूछा है तो पदार्थ के बाह्य या भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अंगूर किण्वित होना, अंगूर किण्वित होगा तो कोई भी पदार्थ किण्वित होगा तो एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्कोहल को वापस पूर्वावस्था में नहीं ले जा सकते, इसलिए ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया, ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया दोस्तों। ये तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कट कर दो। ठीक है, फलों का पकना, फल जो पक गए तो वह वापस पूर्वावस्था में नहीं जा सकते, वापस हम पूर्वावस्था में नहीं ले जा सकते, इसका मतलब ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी पूर्वावस्था में नहीं जा रहा, फल पक ही गया तो उसको कच्चा कैसे कर दोगे। बर्फ का पिघलना, बिल्कुल यहां पर अगर बर्फ पिघली है तो पानी बनेगा, और पानी बना है तो पानी को ठंडा करके वापस बर्फ बना सकते हैं, पूर्वावस्था में ला सकते हैं। तो जो पूर्वावस्था में आ जाएगा वो हो जाएगा अपना भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और दूध से दही का जमना, ये तो बार बार बता ही रहा हूं, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। तो यहां जवाब क्या हो गया अपना, यहां अपना जवाब हो जाता है बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक प्रश्न मैं हस्तलिखित आप लोगों के लिए लिखता हूं, इस प्रश्न का आप जवाब देंगे। क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन संख्या 13 के रूप में। लिखो, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में निम्न में से कौन सा परिवर्तन, निम्न में से कौन सा परिवर्तन शामिल है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन शामिल है। यह एक प्रश्न आप लोगों के लिए हस्तलिखित दे रहा हूं मैं कि मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में कौन सा परिवर्तन शामिल है, यह पूछा गया। विकल्प आपको दिए गए हैं, भौतिक परिवर्तन, विकल्प आपको दिए जाते हैं यहां पर दोस्तों इस प्रश्न के लिए। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और विकल्प आपको दिया जाता है यहां पर रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा तीसरा विकल्प आपको यहां पर दिया जाता है भौतिक व रासायनिक दोनों, भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। और नंबर 4 हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछा गया। प्रश्न दिया गया है, जवाब दो। प्रश्न क्या दिया गया अपने को, हमें प्रश्न दिया गया है मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में। देखिए दोस्तों, ये मोमबत्ती है, ये क्या है, मोमबत्ती। और इस मोमबत्ती को हम प्रकाशमान कर देते हैं, जला देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं। ये ले भाई साहब, मोमबत्ती प्रज्वलित हो गई। अब मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में दो बातें शामिल हैं। क्या क्या शामिल है, जब मोमबत्ती जलेगी, यानी प्रक्रम, प्रक्रम में दो बातें शामिल हैं। अगर केवल मोमबत्ती का जलना पूछता, केवल जलना पूछता तो हमारा जवाब क्या होता, हमारा जवाब होता रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जो मोम जल गया वो वापस प्राप्त नहीं हो सकता, और जो वापस प्राप्त नहीं हो सकता वो रासायनिक परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, क्या हो गया गायत्री, क्या नहीं दिख रहा। ठीक है, अच्छा बड़ा करूं प्रश्न को, ओके। ये लीजिए, अब दिख रहा है।
ओके, तो यहां पर केवल मोमबत्ती का जलना पूछता तब तो हमारा जवाब हो जाता रासायनिक परिवर्तन। और अगर हमें यहां पूछता मोमबत्ती का पिघलना ओनली, मोमबत्ती का पिघलना पूछता, केवल मोमबत्ती का पिघलना पूछता, तब हो जाता दोस्तों हमारा जवाब यहां पर भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाता? भौतिक परिवर्तन हो जाता। जवाब हो जाता क्या? भौतिक परिवर्तन। क्लियर? लेकिन यहां पूछ लिया, यहां पूछ लिया कि जलना और पिघलना दोनों, क्योंकि जब प्रक्रम की बात आ रही है तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में मोमबत्ती जलेगी भी, यानी प्रक्रम में जलना भी शामिल है, मोमबत्ती पिघलेगी भी तो पिघलना भी शामिल है। मोमबत्ती का जलना और पिघलना दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? शामिल है। दोनों के दोनों क्या है? शामिल है। बात क्लियर? ये बात क्लियर है? तो जब दोनों के दोनों यहां शामिल हैं तो जलने से हो रहा है रासायनिक परिवर्तन, पिघलने से हो रहा है भौतिक परिवर्तन। जल रही है वो रासायनिक परिवर्तन, और जो बाजू में पिघल रही है वो वापस जब ठंडी होगी, मोमबत्ती बुझेगी, तो ये जो पिघल गई, दरों में आ गई, ये वापस ठंडी होकर क्या बन जाएगी? ठोस बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो ये हो गया कौन सा परिवर्तन? ये हो गया यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन, पिघलना। तो जलना रासायनिक परिवर्तन हो है और पिघलना भौतिक परिवर्तन। पिघलना क्या हो गया? सॉरी, भौतिक परिवर्तन। क्लियर? तो जब आपको ये शब्द दे दे मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में, तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में दोनों के दोनों परिवर्तन शामिल हैं, यानी कि भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन यहां पर क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। ऐसा करके एग्जाम में कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है? प्रश्न जो है वो पूछ लिया